अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। तो कल हमने जो है आर्टिकल 14 तक किया था, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था जी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो इंसान की इज्जत है तो उसका मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ जो है ना उसको फराहम किया जाएगा। ठीक है जी, तो मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। और मैंने आपको क्या बताया था कि उससे कोई एविडेंस निकलवाने के लिए जो है ना उसको लितर शितर नहीं मारे जा सकते। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया था कि एक इंटरेस्टिंग सा है, कौन सा जी, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आपका। देखें इंटरेस्टिंग मैंने इसको क्यों कहा, खास इंटरेस्टिंग है तो नहीं, लेकिन इसमें ना अहो, हाँ, इसमें जो है ना देखें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं आपको। ठीक है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ आप क्या कर सकते हैं जी, आपको आइन इजाजत देता है कि आप कहीं पे भी एंटर, पाकिस्तान के किसी भी एरिया के अंदर क्या हो सकते हैं जी, आप एंटर हो सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, रिजाइड कर सकते हैं, या फिर सेटल भी हो सकते हैं। आपके सारे राइट्स हैं। ठीक है जी, पाकिस्तान का आइन आपको देता है। फिर असेंबली वाले का देखें, असेंबली मतलब कि जो इज्तिमा होता है, मतलब स्कूल में जिस तरह हम असेंबली करते थे ना, इज्तिमा ही होता था ना हमारा, तो ये वो वाला इज्तिमा है। ठीक है, वो कहता है कि हर सिटीजन जो है वो क्या कर सकता है जी, पीसफुली कहीं पे भी असेंबल हो सकते हैं, जमा हो सकते हैं। तो लेकिन वो अक्सर वो दफा भी लगा देते हैं ना कि दो या दो से ज्यादा लोग कहीं खड़े नहीं हो सकते, उस सूरत में नहीं। अच्छा, वो कहता है कि असेंबल हो सकते हैं आप, लेकिन विदाउट आर्म्स, असला आपके पास ना हो। ये आपका एमसीक्यूज बनेगा। ठीक है, कि असेंबल हो सकते हैं और किस चीज के साथ असेंबल नहीं हो सकते, असले के साथ। इसमें भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं जी आपके पास। उसके बाद जी एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, यानी कि आप किसी भी जमात के साथ अपना ताल्लुक जाहिर कर सकते हैं या अपनी सियासी जमात भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको देता है। वो कहता है कि हर जो सिटीजन है ना उसको राइट है कि वो एसोसिएशंस, यूनियंस जो है वो अपनी बना सकता है, लेकिन क्यों उसमें क्या होना चाहिए जी, उसमें हमारी इंटेग्रिटी को, पाकिस्तान की जो इंटेग्रिटी है उसको कोई मसला नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। दूसरे में वो क्या कहता है, वो कहता है कि सिर्फ और सिर्फ जो लोग सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान में हैं, कौन है जी, सरकारी मुलाजिम जो हैं, इनके अलावा तमाम लोग जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हैं। तो सरकारी मुलाजिम बनने से पहले अगर कोई बनाना चाहता है तो बना ले, उसके बाद आप नहीं बना सकते। वो क्या जी, अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं। अगर फेडरल गवर्नमेंट कहे कि जो पॉलिटिकल पार्टी है इससे मुल्क कौम की सालमियत को खतरा है, तो वो 15 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट को बताएगी, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो आखिरी फैसला होगा कि आया इस पार्टी को बैन करना है या नहीं करना। आगे चलते हैं जी। अच्छा जी, फिर हर पॉलिटिकल पार्टी को अपना सोर्स ऑफ इनकम भी बताना है। ऐसा ना हो कि वो बाहर से किसी दूसरे मुल्क से फंडिंग ले रही हो कि अभी जब हमारे मतलब का बंदा आ जाएगा फिर हम उससे इसके मुताबिक काम लेंगे। इसलिए आपको सोर्स ऑफ फंड्स भी बताने हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आप बनाते हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं 18। वो कहता है जी ट्रेड, बिजनेस और प्रोफेशन का आपको क्या है जी, फ्रीडम है, लेकिन वही दोबारा से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ। अब यहाँ पे वो क्या कहता है, वो कहता है कि हर बंदा जो है ना वो ये अपना बिजनेस कर सकता है, लेकिन इसमें क्या है जी, कुछ बिजनेस ऐसे हैं जिनके लिए लाइसेंस का होना जरूरी है। आप ऐसा ना हो कि आपने एमबीबीएस किया नहीं और कहीं पे आप डॉक्टर बन के बैठ जाएं, आपने एलएलबी की नहीं है और आप कहीं जी मैं वकील हूं जी मैं थोड़ा केस लड़ना, तो आप ये काम नहीं कर सकते। इसके अलावा जो ट्रेड, कॉमर्स और इंडस्ट्री है ना, तो उस पर चेक एंड बैलेंस है। और जो तीसरे वाला है वो आपको ये कहता है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, या कोई भी और कारपोरेशन गवर्नमेंट जो है, ये क्या कर सकती है जी, ये भी ट्रेड कर सकती है। किस तरह ट्रेड करेगी, या तो कंप्लीटली करेगी या पार्शली करेगी। ठीक है जी, या कंप्लीट करेगी या पार्शियल करेगी। किस तरह जी, फॉर एग्जाम्पल कोई हाँ, नोट बनाने वाली जो होती है ना, मतलब सिर्फ पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो नोट बना सकती है, और कोई भी कंपनी, प्राइवेट कंपनी नोट नहीं बना सकती। इसी तरह कुछ चीजें होती हैं, जैसे रेलवे है, अब वो पार्शियली गवर्नमेंट है और उसमें जो है वो प्राइवेट गाड़ियां भी चलती हैं, ट्रेन जो है वो भी चलती हैं। तो ये जनाब अली वो गवर्नमेंट और उसका हो गया प्राइवेट का, दोनों पार्शली भी मैंने आपको बता दिया और कंप्लीटली भी बता दिया। 19 पे क्या कहता है जी, फ्रीडम ऑफ स्पीच। अच्छा, एक तो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलने का हक है। दूसरा आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। ये नंबर 1 हो गया, ये एक्सप्रेशन और ये प्रेस का। ठीक है जी, ये तीनों हक जो है ना वो आपको देता है, लेकिन ठीक है, लेकिन क्या जी, आपकी जो ये है ना फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन और जो आपकी प्रेस है, उसमें क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए। एक तो इस्लाम की ग्लोरी को खतरा नहीं होना चाहिए, उसे इंटेग्रिटी को, सिक्योरिटी को, डिफेंस को। ये समझ लेंगे पॉइंट 1 है,
ये तीनों वर्ड इकट्ठे आ रहे हैं ना, अभी तक आपने देखा होगा, इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी और डिफेंस। तो ये दूसरा हो गया। और वो कहता है कि जी हमारे अगर किसी बैरूनी ममालिक से अच्छे ताल्लुकात हैं, अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, हम अमेरिका को गालियां नहीं दे सकते, ठीक है जी, वो आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, फिर हमारे ताल्लुकात खराब होते हैं उससे। पब्लिक ऑर्डर, आप अमनो अमान की सूरत खराब नहीं कर सकते। आप कहें मुझे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं तो गालियां दूंगा, मोरालिटी, वही अखलाकियात वाली बात आ गई ना, कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं तो किसी भी पॉलिटिकल लीडर को गालियां निकाल सकता हूं, आपको वो राइट नहीं है, ठीक है जी। और रिलेशन कंटेम्प्ट टू कोर्ट, आप तौहीन अदालत नहीं कर सकते, और जो है ना किसी को कोई काम करने के ऊपर उभार नहीं सकते। ये सारे आपने याद करने हैं पॉइंट्स, ये एमसीक्यूज बनते हैं आपके सारे, ठीक है। तो ये आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच वाला हो गया। 19A मैं आपको पहले बता चुका हूं, एक चीज बस इसमें ऐड कर लें, ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, बाकी चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ये क्या होती है जी, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन है, पीपीएससी वाले भी कहते हैं आपको राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, आप हमसे कुछ चीजें पूछ सकते हैं। इसी तरह आप अपने गवर्नमेंट से जो है ना वो डिमांड कर सकते हैं कि बताएं जी हमने इतना टैक्स दिया, वो कहां लगा। उसके बाद 20 नंबर पे देखते हैं, वो कहता है कि फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन एंड मैनेज रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स, ठीक है जी। तो ये अब वो हमसे कहता है कि आप कर सकते हैं। एवरी सिटीजन, कोई भी शख्स जो है ना, कोई भी शहरी है, वो अपने मजहब की एक तो उसको प्रोफेस कर सकता है, उसकी प्रैक्टिस कर सकता है, और उसको प्रोपगेट भी कर सकता है, यानी कि उसको फैला भी सकता है। और उसके बाद वो क्या कहता है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन आप बना सकते हैं, उसे मेंटेन कर सकते हैं, उसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और उसे मैनेज कर सकते हैं, आपका राइट है। आगे चलते हैं जी। 21 पे क्या है जी, आपको वो कहता है कि अगर कोई आप मतलब आप मुसलमान हैं और कोई बड़ी मस्जिद बना रहे हैं, फैसल मस्जिद के मुकाबले में और कोई बड़ी मस्जिद बना रहे हैं, और आप अब मुल्क की माइनॉरिटी से भी कहते हैं जी आप भी इसका जो है ना वो टैक्स दो इसके लिए, ठीक है, तो आप कोई स्पेशल टैक्स पे किसी को कंपेल नहीं कर सकते, ठीक है जी। हो गया, बस यही कुछ है। आगे 22 पे देखते हैं, वो कहता है सेफ गार्ड एज टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन। अच्छा जी, कोई भी शख्स है ना पाकिस्तान का, उसे आप मजबूर नहीं कर सकते कि आप जो है कि हमारी जो रिलीजियस वर्शिप है उसको अटेंड करें। आप किसी ईसाई को नहीं कह सकते कि आओ जी नमाज पढ़ो, या हमारी जो ईद वाली सेरेमनी है कोई भी जो है ना आप अटेंड करो, उसे मजबूर नहीं कर सकते। उसके बाद any religious institution there shall be no discrimination against any community in the granting of exemption concession in relation to taxation। अगर आपने अनाउंस किया है कि जो मजहबी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको टैक्स छूट है, तो आप ये नहीं कर सकते कि मुसलमानों को दें लेकिन हिंदुओं को ना दें, ईसाइयों को ना दें। वो कहता है जी ये भी आपको इक्वल करनी है। और फिर सब्जेक्ट टू लॉ में वो क्या कहता है जी, कोई रिलीजियस कम्युनिटी जो है ना वो अपने स्टूडेंट्स को क्या जी जबरदस्ती उनके साथ कोई और तालीम नहीं दे सकती, और जो आपका रिलीजन है उस रिलीजन की तालीम देने के लिए जो है ना आप बिल्कुल ओपन हैं। आपको कोई नहीं रोकेगा कि आप क्यों ईसाई हैं तो ईसाइयों की तालीम क्यों दे रहे हैं, हिंदू हैं सिख हैं तो आप उनकी तालीम क्यों दे रहे हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा, ठीक है जी। और अगर कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा है जो कि पब्लिक रेवेन्यू से चल रहा है, यानी कि सरकारी इदारा है ना कोई, तो वहां पे किसी भी शख्स के दाखिले को आप रोक नहीं सकते। किस बुनियाद पे? रंग, नस्ल, मजहब, इन तमाम बुनियादों पे जो है ना, या जाए पैदाइश। ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकता है कि बर्थ और प्लेस भी उसमें शामिल है या नहीं है, ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। 4 पे क्या कहता है जी, वो कहता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट एनी पब्लिक अथॉरिटी फ्रॉम मेकिंग प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। अच्छा, जो बैकवर्ड क्लासेस है ना उनके लिए कोई स्पेशल चीज ये अलग से जो है वो गवर्नमेंट बना सकती है, बस यही कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है। अब आपकी जो प्रॉपर्टी है ना, प्रोविजन एज टू प्रॉपर्टी, वो कहता है कि जी हर शख्स जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर उसे राइट है कि वो प्रॉपर्टी एक्वायर करे, होल्ड करे या डिस्पोज ऑफ करे, ठीक है जी, ये तीनों उसको हक है। लेकिन फिर से कौन सी बात जी, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन वाली। आगे अब 24 पे जो है ना, दो नहीं, अभी तो 4-5 रहते हैं, 28 तक है ना। 24 पे वो आपको क्या कहता है, 24 वो कहता है कि जो आपकी प्रॉपर्टी है ना उसके कुछ राइट्स हैं, आपकी प्रोटेक्शन के राइट हैं, लेकिन बाज जगह ऐसी हैं जहां पे आपको राइट नहीं मिलेंगे, कुछ जगहों पे राइट मिल जाएंगे, कुछ जगहों पे राइट नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पे वो आपको बताएगा कहाँ कहाँ आपको राइट मिलने और कहाँ पे आपको राइट नहीं मिलने। आपके जो सबसे पहले वो कहते हैं कि कोई भी जो प्रॉपर्टी है ना उसको जबरी तौर पे आप जो है ना वो नहीं ले सकते, कंपल्सरीली आप उसको एक्वायर
नहीं कर सकते, ठीक है जी। और अगर कहीं पे आप कुछ उससे लेते भी हैं तो आप क्या करेंगे जी, उसको उसकी कंपनसेशन करेंगे, उसको पैसे देंगे, फिर आप उससे कोई भी चीज ले सकते हैं। अच्छा, फिर वो कहता है कि ये जो आर्टिकल ऊपर आए हैं ना, जिसमें क्या है कि अच्छा, पहला तो मैंने आपको बताया नहीं, पहला पैराग्राफ जो है ना वो कहता है कि किसी को डिप्राइव नहीं किया जा सकता उसकी प्रॉपर्टी से, उसको ये नहीं कहा जा सकता चलो भाई निकलो। और दूसरे पे जो है ना, अगर किसी से जबरी लेंगे तो उसको कंपनसेशन देंगे। फिर तीसरे में वो कहता है कि ये जो ऊपर वाली चीजें हैं ना, ये इन लोगों पे लागू नहीं होगी। किन किन लोगों पे? एक तो जो है ना, एनी लॉ परमिटिंग द कंपल्सरी एक्विजिशन और टेकिंग पोजेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी फॉर प्रिवेंटिंग डेंजर ऑफ लाइफ, अगर किसी की जिंदगी को खतरा है, अगर किसी की प्रॉपर्टी को और पब्लिक हेल्थ को खतरा है तो गवर्नमेंट जो है वो आपसे एक्वायर कर सकती है। उसके बाद वो आपको कहता है जी, बी के अंदर, थर्ड पैराग्राफ के बी के अंदर वो आपको क्या कहता है जी, एनी लॉ परमिटिंग द टेकिंग ओवर ऑफ एनी प्रॉपर्टी विच हैज बीन एक्वायरिंग बाय और कम इनटू द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन बाय एनी अनफेयर मीन। ठीक है जी, कौन सी प्रॉपर्टी आपसे ली जा सकती है? सिर्फ ये वाला पॉइंट आपने करना है, ये वाला, ये आपका एमसीक्यूज है, बस बाकी छोड़ दो सारा। अनफेयर मीन से अगर किसी ने ली है तो गवर्नमेंट उससे प्रॉपर्टी ले सकती है और उसको ना कंपनसेशन देगी और कुछ भी उसको नहीं मिलेगा। उसके बाद वो कहता है कि any law relating to acquisition, administration or disposal of any property which is or is deemed to be enemy property। हाँ, दो चीजें और यहाँ पे आप बता रहा है कि अगर वो एनिमी प्रॉपर्टी है या इवैक्यूई प्रॉपर्टी है तो आप उसे, गवर्नमेंट उसको अपनी पोजेशन में ले सकती है, बल्कि ले लेगी। ठीक है, एनिमी प्रॉपर्टी किसी दुश्मन मुल्क ने खरीदी हुई है। इवैक्यूई कौन सी है? ये उस वक्त थी, मतलब जब बांग्लादेश अलग हुआ, यहाँ से लोग जो है बांग्लादेश मूव कर गए और उनकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे रह गई, तो वो वाली प्रॉपर्टीज हैं। या किसी और नेशनल की भी अगर यहाँ पे प्रॉपर्टीज हैं जो कि मुल्क छोड़ के जा चुके हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? इवैक्यूई प्रॉपर्टी। और ये भी जो है वो आपसे गवर्नमेंट सीज कर सकती है, ले सकती है। अच्छा जी, उसके बाद वो कहता है कि एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर द टेकिंग ओवर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ अ प्रॉपर्टी बाय द स्टेट फॉर अ लिमिटेड पीरियड। हाँ, वो कहता है कि अगर कोई जरूरत है गवर्नमेंट को, कोई मैनेजमेंट का इशू है, कोई भी इशू है, तो वो कुछ टाइम के लिए जो है ना वो आपसे आपकी प्रॉपर्टी ले सकती है। आपके राइट्स उस पर क्या हो जाएंगे जी? खत्म हो जाएंगे। और फिर यहाँ पे वो कुछ और चीजें बता रहा है। कौन कौन सी जी? अगर तो एजुकेशन या मेडिकल के लिए आपसे ले रहे हैं, ठीक है जी, या फिर वो आपसे जो है ना, जो पब्लिक फैसिलिटीज हैं उनके लिए ले रहे हैं। पब्लिक फैसिलिटीज में कौन कौन सी जी? रोड बनाने के लिए, वाटर सप्लाई के लिए, सेवरेज के लिए, गैस के लिए, इलेक्ट्रिक पावर के लिए, या और किसी चीज के लिए। ठीक है जी। और प्रोवाइडिंग मेंटेनेंस टू दोज हु ऑन अकाउंट ऑफ एनिमल, ये जो है ना, अब वो लोग जो कि बीमार हैं, जो कि कमजोर हैं, बूढ़े हैं और अपनी जो प्रॉपर्टी है ना वो खुद से नहीं चला सकते, तो गवर्नमेंट उनकी प्रॉपर्टी को लेके रन कर सकती है। अच्छा जी, any existing law or any law made in pursuance of article 253। ठीक है जी, तो ये 253 वाला आपका क्या बन जाएगा जी? एमसीक्यू बन जाएगा। लास्ट देखते हैं क्या कहता है वो, एडुकेसी और अदरवाइज ऑफ एनी कंपनसेशन प्रोवाइडेड। हाँ, वो कहता है कि सपोज आपकी जगह है 5 मरले, तो गवर्नमेंट ने वो 5 मरले एक्वायर कर ली। अब आप कहते हो जी मेरा तो एक मरला जो है 50 लाख का है, गवर्नमेंट ने रेट तय किया 10 लाख, तो आपको जो गवर्नमेंट ने 10 लाख रेट तय किया है ना, तो उसके मुताबिक ही आपको मिलेगी आपकी 50 लाख अमाउंट। आप ये नहीं कह सकते मुझे 2.5 करोड़ दो इसके। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ था। और अब 25 में देखते हैं, वो कहता है कि इक्वालिटी ऑफ सिटीजन है, ये पूरा आपने करना है। ठीक है, इक्वल बिफोर लॉ और एंटाइटल टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, ये एमसीक्यूज भी आपका पीपीएससी में बना हुआ है, आर्टिकल 25 का है, 10A का है, और भी काफी सारे हैं। इस तरह वो लैंग्वेज वाला है, कश्मीर वाला है, तो इस तरह काफी आर्टिकल आपके पीपीएससी से भी वैसे ऑलरेडी तैयार होते हैं। सारे जो है ना वो क्या है जी? इक्वल है। सेक्स की बुनियाद पे, यानी कि जिन्स की बुनियाद पे आपको जो है वो कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई तफरकाबाजी आपके साथ नहीं होगी। ठीक है जी। अच्छा जी, और औरतों और बच्चों के लिए जो है ना कोई स्पेशल जो है वो प्रोविजन गवर्नमेंट बना सकती है, दे सकती है। आप उन्हें ये नहीं कहेंगे जी हमारे लिए क्यों नहीं है। और ये राइट एजुकेशन, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 5 से 16 साल की उम्र के जो भी बच्चे होंगे ना, उनके लिए तालीम जो है वो लाजमी है और फ्री है। दो चीजें हैं, फ्री एंड कंपल्सरी, ये दोनों आपके एमसीक्यूज हैं। आगे चलते हैं जी। नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस। अब कोई जो है ना सरकारी जगह है और वहां पे आप ये नहीं कह सकते कि जनाब हम सिर्फ मुस्लिम जाएं, आप ये नहीं कह सकते सिर्फ जो गोरे गोरे लोग हैं वो यहाँ पे जाएं।
तो काले लोग नहीं आ सकते। आप ये नहीं कह सकते कि जी फ्रां बिरादरी जो है वो यहाँ पे आ सकती है और कोई बिरादरी नहीं आ सकती, तो इस तरह आप नहीं कर सकते। पब्लिक प्लेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा पब्लिक प्लेसेस के लिए। क्लियर हो गया जी। अच्छा, कुछ चीजें जो उसने बताई हैं वो आपको करनी है। कौन कौन सी जी? वो कहता है कौन से ग्राउंड के ऊपर? रेस, ये याद रखना है, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, रेजिडेंस और प्लेस ऑफ बर्थ। ये वाला एमसीक्यू मुझे लगता है आपका आ सकता है, प्लेस ऑफ बर्थ वाला, क्योंकि ये लगता नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नथिंग क्लास 1 शेल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग स्पेशल प्रोविजन। फिर से वही है कि वुमेन और चिल्ड्रन के लिए जो है ना वो स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं। फिर वहां पे कोई मर्द ये नहीं कहेगा कि मैंने तो यहाँ पे जाना है, वो तो औरतों के लिए है, आप तो नहीं जा सकते वहां पे। सेफ गार्ड अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन सर्विसेज। 27 पे क्या कहता है जी? वो कहता है कि जितनी भी पाकिस्तान की आबादी है ना वो तमाम की तमाम गवर्नमेंट सर्विसेज में उसको सर्व करने का हक है। आप ऐसा नहीं कह सकते कोई हिंदू है, कोई सिख है, या सेक्ट की बुनियाद पे, शिया सुन्नी देवबंदी अहले हदीस की बुनियाद पे कि इसको यहाँ पे जॉब नहीं मिलेगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो वो कहता है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा सर्विसेज के लिए। तमाम लोग जो है, अगर एक बंदा है, काबिल है और वो तमाम जो चीजें हैं जो रिक्वायर है उस पर पूरा उतरता है, तो सिर्फ और सिर्फ किस वजह से? उसके रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, रेजिडेंस, प्लेस ऑफ बर्थ, इसकी बिना पे उसको आप क्या कर सकते हो? जॉब से निकाल नहीं सकते। यार ये नहीं कहोगे इसको जॉब हम नहीं देंगे, ठीक है जी। आगे प्रोवाइडेड दैट में वो कहता है कि अगले 40 साल तक जो है ना, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना उससे अगले 40 साल तक जो कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनके लिए रिजर्व सीटें जो हैं वो हो सकती हैं। फिर यहाँ पे वो ये कहता है कि कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक जिन्स के लिए जो है ना वो ज्यादा बेटर हो सकते हैं। जैसे कि आर्मी जो है वो मर्दों के लिए ज्यादा बेटर है और जो नर्सिंग का शोबा है वो खवातीन के लिए। तो कहते हैं उनके लिए फिर ना उनको आप जो है वो कर सकते हो, ओबलाइज कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे वो क्या कहता है जी? वो कहता है कि प्रोवाइडेड आल्सो दैट अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी क्लास और एरिया इन द सर्विस पाकिस्तान में बी रिड्रेस्ड इन सच मैनर एज मे बी ड्रिवन बाय एक्ट। वो ये कहना चाह रहा है कि कोई ऐसी क्लास है जहां से बहुत कम लोग सरकारी मुलाजमत के अंदर हैं, तो मजलिस शूरा इस बात का फैसला कर सकती है कि यार कोई रूल बनाते हैं कि अगर 100 सीटें हैं तो 5 इस एरिया से होनी चाहिए, इस तरह का, ठीक है जी। अच्छा जी, और 2 पैराग्राफ क्या कहता है जी? वो कहता है कि नथिंग इन क्लास 1 शैल प्रिवेंट एनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी और प्रोविंस। इस पूरी बात का मतलब ये है कि आपने अगर किसी सूबे के अंदर नौकरी करनी है तो वहां पे रहते हुए आपको कम से कम 3 साल होने चाहिए, तब आपको उस प्रोविंस की जॉब मिल सकती है। वही डोमिसाइल वाली बात आ गई है, ठीक है। आगे देखें जी, ये बहुत ही आसान है, करो, बल्कि करो लाजमी। आसान आसान वाले ज्यादा आ जाते हैं ना। वो कहता है कि हर जबान को, हर कल्चर को हक है कि उसे वो प्रिजर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम मुल्तान वाले हैं और पीछे नीचे जितना भी एरिया है वो सराइकी बेल्ट है, तो इसी तरह सिंध में जो है ना उन्होंने जाम शोरों में वो कोई बनाया हुआ है सिंध का डिपार्टमेंट ऑफ सिंधियोलॉजी। इसी तरह यहाँ पे बीजेडयू में बना हुआ है सराइकी का डिपार्टमेंट, प्रॉपर मास्टर होता है, एमए होता है सराइकी के अंदर। इसी तरह एमए पंजाबी तो होता ही है, आप लोगों को उसका तो पता होगा। तो इस तरह वो कहता है कि सब्जेक्ट टू आर्टिकल 251 कहता है कि हर शख्स जो है ना उसको हक है कि वो अपनी लैंग्वेज को, स्क्रिप्ट को और कल्चर को, ये 3 चीजें हैं, इनको क्या कर सकता है जी? वो प्रोटेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो आपका क्या हो गया जी? अभी तक जो फंडामेंटल राइट्स वाला था ना आपका 28 तक थे ना, तो वो आपके कंप्लीट हो गए हैं। और आगे जो है आपका क्या स्टार्ट हो जाएगा जी? प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी जो है ना वो चैप्टर 2 है आपका। ये कभी तक पीपीएससी में तो एमसीक्यूज नहीं आया, अगर आ जाए तो पहला कौन सा था? फंडामेंटल राइट्स, वो तो आता रहता है ना। तो अब ये 29 से आगे ऑनवर्ड है। लेकिन फिर से हमारी वो एक इंपॉर्टेंट बात कि हम जो है वो एक नया सेशन जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। कब जी? हम एक नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं 20 अगस्त को, जो कि 1 पेपर की ओवरऑल प्रिपरेशन के लिए होगा। जो भी ज्वाइन करना चाहता है व्हाट्सएप पे वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है जी। ये किसके लिए है जी? ये 1 पेपर की प्रिपरेशन, ओवरऑल जितनी भी जॉब्स हैं, एसडीओ है, लेबर ऑफिसर है, एडीएफआईए, इंस्पेक्टर एफआईए और आपके जूनियर क्लास जितने भी हैं, असिस्टेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आती हैं, तो सबके लिए जो है ना यही प्रिपरेशन है। और ये जो हम कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं और जो एक्ट इसके बाद 35 नंबर का है ना टोटल, ये तो ये शबीर साहब हैं जी, हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर भी हैं और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज क्वालिफाइड हैं, वो ये करवा रहे हैं। और इसकी टोटल फीस जो है ना आपकी है 3K, तो उसमें आपको ये कंप्लीट लॉ जो है वो कवर करवा दिया जाएगा। अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो वो भी व्हाट्सएप कर सकता है। आज के लिए इतना ही जी, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।